नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक राजस्थान अध्ययन। आज हमारी रहेगी कक्षा 6 की अध्याय नंबर 10। क्लास नंबर यह है जिसके अंदर 6 नंबर या 7 नंबर क्लास है, जिसके अंदर अध्याय नंबर 10। इसी के साथ कक्षा 6 का संपूर्ण राजस्थान अध्ययन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, जो भी साथी इनकी पीडीएफ है वो प्राप्त करना चाहते हैं वो आज करें कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड और स्टोर से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलते हैं। एक बार सभी साथियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि जल्दी से इस क्लास की जो लिंक है उसको अपने मित्रों के पास शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और नए साथी जो भी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है क्लास का वो बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। दोस्तों, आज हमारी जो क्लास रहेगी दोस्तों इसके अंदर अध्याय नंबर 10 रहने वाला है और अध्याय का नाम है हमारी लोक संस्कृति एवं कला। मानकर चलो आप जो पढ़ते हैं ना कला संस्कृति राजस्थान की, वो ही टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। अंत तक मेरे साथ आप सभी साथी बने रहें। तो चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर। देखिए, राजस्थान में हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि अनेक धर्म व संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है लगभग सभी धर्म, सभी संप्रदाय आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे। दक्षिण राजस्थान के अंदर मीणा, भील, सहरिया, ग्रासिया, डामोर आदि आदिवासी जातियां हैं जो निवास करती है। चाहे कोई सा भी धर्म हो, चाहे कोई सी भी जनजाति हो, चाहे कौन सा भी संप्रदाय हो, चाहे कोई सी भी जाति हो, सभी का मित्रों देखिए राज्य में हर धर्म, हर जाति के त्योहार होते हैं, मेले लगते हैं, लोक देवता है वो होते हैं जिनको क्या है मनाते हैं या मानते हैं। दोस्तों, राज्य की मातृभाषा क्या है मित्रों? राजस्थानी है। अब हम दोस्तों इस क्लास के अंदर राजस्थान की वेशभूषाएं, राजस्थान के त्योहार, राजस्थान के मेले, राजस्थान के लोक संत, राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान की हस्तकला, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। लंबी क्लास रहेगी लेकिन मजा आने वाला है आज की क्लास के अंदर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले वेशभूषा से। दोस्तों देखिए मित्रों, पारंपरिक राजस्थान परिधान, जो पारंपरिक राजस्थानी परिधान है वो सुंदर व चटक रंगों के लिए जाना जाता है। सुंदर और चटक रंगों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, महिलाएं घाघरा, चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी यहां पर पहनती है। दोस्तों, बात करें पुरुषों की तो पुरुषों का धोती कुर्ता और कुर्ता पायजामा पारंपरिक परिधान है। अभी ये नॉर्मल जानकारी दे रहा हूं, आगे एक एक जो वेशभूषाएं हैं उनके बारे में अध्ययन भी करेंगे हम यहां पर। तो पुरुषों की बात करते हैं मित्रों तो धोती कुर्ता यहां पर आपको देखने को मिलेगा या कुर्ता पायजामा यहां पर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों मित्रों, राजस्थानी पगड़ी की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थानी पगड़ी स्वाभिमान व सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक क्या है? राजस्थान की पगड़ी को माना जाता है। दोस्तों आगे देखिए, बात करते हैं जोधपुरी कोट की। जोधपुरी कोट की अगर हम बात करें तो जोधपुरी कोट पैंट है को राष्ट्रीय पोशाक का क्या है? दर्जा दिया गया है। जोधपुरी कोट पैंट राष्ट्रीय पोशाक मानी जाती है। अब देखिए मित्रों, पुरुष की वेशभूषाएं। पुरुष की वेशभूषा सबसे पहले आती है अंगरखी, जिसको बुगतरी, अचकन, तनसुक भी कहा जाता है। शरीर के ऊपरी भाग के अंदर इसको पहना जाता है। दोस्तों, बात करें यहां पे चोगा की, अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है ये। चोगा क्या है? अंगरखी शरीर के ऊपरी भाग में पहनी जाती है और अगर अंगरखी के ऊपर पहना जाता है वो होता है चोगा। दोस्तों, आत्म सुख, सर्दी बचाव के लिए अंगरखी के ऊपर पहना जाता है राजस्थान में। ये जो हमारी अंगरखी है उसके ऊपर सर्दी बचाव के लिए अगर पहना जाए तो उसको क्या कहा जाता है? आत्म सुख यहां पर कहते हैं। बात करें बिरचेस की, जिसको बिरचेस मिलेगा आपको। चूड़ीदार पायजामा होता है, चूड़ीदार पायजामा। जो बिरचेस वेशभूषा है मित्रों उसके अंदर चूड़ीदार तो पायजामा होता है, मतलब घुटनों से नीचे तो चिपा रहेगा और ऊपर कमर से लेकर घुटनों तक क्या रहेगा? बहुत ही खुला खुला रहेगा। ऊपर लेदर युक्त कोट व टोपी। विरचेस के अंदर चूड़ीदार पायजामा तो नीचे
ऊपर की बात करें तो लेदर युक्त कोट होता है और सर पर होती है दोस्तों टोपी। धोती की अगर हम बात करें तो धोती कमर पर पहनी जाती है या बांधी जाती है। 4 मीटर लंबी होती है और लगभग 90 सेंटीमीटर ये चौड़ी होती है क्या, धोती दोस्तों। आगे चलिए, आगे और देखते हैं। बात करते हैं जामा की। जामा शादी विवाह या युद्ध जैसे विशेष अवसरों पर घुटनों तक पहना जाता है, उसको कहते हैं जामा दोस्तों। शेरवानी प्राय मुस्लिम पुरुषों व शादी उत्सव में हिंदू पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला। शेरवानी लगभग ये मानकर चलो मुस्लिम पुरुष है वो पहनते हैं, और शादी उत्सव होते हैं हिंदुओं के अंदर, उस समय दूल्हे के द्वारा पहनी जाती है। पटका, जामा के ऊपर पटका कमरबंद कटिबंध बांधने की प्रथा जिसमें कटार और तलवार लटकाई जाती है। जामा पहना जाता है, जामे के ऊपर पटका पहना जाता है, जिसके अंदर एक बेल्ट होता है ना हमारा, उसी प्रकार का होता है, जिसके अंदर क्या होता है मित्रों, तलवार या कटार है जो लटकाई जाती है। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं पगड़ियों की ओर। छाबदार किसको कहा जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, छाबदार किसको कहा जाता है? मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति है, उसको छाबदार कहा जाता है। यह क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। राज्य में विवाह उत्सव पर मीठड़े की पगड़ी, श्रावण मास के अंदर तीज पर, श्रावण मास में तीज पर लहरिया की पगड़ी, दशहरे पर जरी निर्मित पगड़ी और होली के अवसर पर फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी है पहनी जाती है। देख लेना, विवाह उत्सव पर मीठड़े की पगड़ी है, श्रावण मास में तीज पर लहरिया की पगड़ी है, दशहरे पर जरी वाली पगड़ी है, होली के अवसर पर फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती है, बांधी जाती है। बसंत ऋतु के अंदर गुलाबी पगड़ी राजस्थान में पहनी जाती है। ग्रीष्म ऋतु के अंदर फूल गुलाबी तथा बहरिया पगड़ी पहनी जाती है, और वर्षा ऋतु के अंदर मलियागिरी पगड़ी पहनी जाती है। इंपॉर्टेंट चीज है ये, बसंत ऋतु में कौन सी पगड़ी है, ग्रीष्म ऋतु में कौन सी पगड़ी है, या वर्षा ऋतु के अंदर कौन सी पगड़ी है। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। आगे है दातिया। क्या होता है दातिया? ये संकरा कपड़ा ठोडी के ऊपर से होता हुआ पगड़ी में बांधा जाता है। एक संकरा सा कपड़ा होता है जिसको ठोडी से ऊपर की ओर लेते हुए पगड़ी में बांधा जाता है। आपने जो लंबी लंबी मूछें रखते हैं उनको देखा हुआ होगा इसको बांधे हुए, वही होता है दातिया। राजस्थान में सापा जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है। पूछा जाए राजस्थान में किस जिले का सापा प्रसिद्ध है, तो जोधपुर जिले का सापा है जो प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे बात करेंगे हम स्त्री की वेशभूषाओं की। तो देखिए स्त्रियों की वेशभूषाएं, सबसे पहले आता है पोमचा, पीली व गुलाबी जमीन वाली ओढ़नी। पीली व गुलाबी यानी पीला और गुलाबी होता है ये जो एक ओढ़नी है पोमचा दोस्तों। बच्चे के जन्म पर ओढ़ती है कौन? महिलाएं दोस्तों। लहरिया तीज त्योहारों पर जो ओढ़ा जाता है उसको कहते हैं लहरिया दोस्तों। बात करें दामनी की, तो मारवाड़ की स्त्रियों की लाल रंग की ओढ़नी, मारवाड़ की जो स्त्रियां लाल रंग की ओढ़नी ओढ़ती है उसको कहते हैं दामनी। चीड़ का पोमचा हाड़ौती क्षेत्र में विधवा स्त्री द्वारा पहना जाने वाला काला रंग का होता है ये, जिसको चीड़ का पोमचा कहा जाता है दोस्तों। अब मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट लहरिया से रिलेटेड ये मोठड़ा। लहरिये की धारियां, लहरिये में जो धारियां, लहरिया यानी कि समुद्र में जो लहरियां होती है ना, उसी प्रकार की धारियां बनाई जाती है लहरिये के अंदर। तो अगर लहरिये की जो धारियां हैं जब एक दूसरे को काटती हुई हो तो उसको कहते हैं मोठड़ा। एग्जाम के अंदर आया हुआ है, सीधा क्वेश्चन इस प्रकार आया था कि लहरिये की धारियां एक दूसरे को काट रही है तो निम्न में से कौन सी ओढ़नी होगी? मोठड़ा होगी। कहां की प्रसिद्ध है मोठड़ा? जोधपुर की मोठड़ा ओढ़नी है जो प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे चलिए, आगे आती है हमारे कटकी। क्या आती है? कटकी। राजस्थान की आदिवासी अविवाहित महिलाओं की ओढ़नी। राजस्थान में जो आदिवासी अविवाहित बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, जो ओढ़नी ओढ़ती है उसको कहा जाता है कटकी। कुर्ती कांचली शरीर के ऊपरी हिस्से में पहना जाने वाला वस्त्र होता है कुर्ती कांचली। घाघरा, पेटीकोट और लहंगा कमर के नीचे एड़ी तक पहने जाने वाला क्या होता है? ये वस्त्र होता है दोस्तों। आगे चलते हैं तो आता है हमारे लूगड़ा। क्या आ रहा है? लूगड़ा।
कुर्ती, कांचली और गागरे पर ओढ़नी है, जिसको कहते हैं लूगड़ा। कुर्ती, कांचली और गागरे स्त्रियां पहनती है, और जब वो ओढ़नी ओढ़ती है तो उसको क्या कहा जाता है? लूगड़ा कहते हैं। और मित्रों, सीकर का जो पाटोदा गांव है वहां का लूगड़ा है प्रसिद्ध। तो लूगड़ा कहां का प्रसिद्ध है? सीकर के पाटोदा गांव का। ताराबांध की ओढ़नी आदिवासी स्त्रियों में लोकप्रिय है। ताराबांध की ओढ़नी है, ये किनमें है? आदिवासी स्त्रियों की लोकप्रिय ओढ़नी है दोस्तों। इसके अलावा जवार बात, लहर बात, केरी बात की ओढ़नी भी आदिवासी महिलाओं की क्या है? ओढ़नी है। जवार बात, लहर बात, केरी बात की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है। तिलका मुस्लिम महिलाओं का पहनावा क्या कहलाता है? तिलका कहलाता है दोस्तों। बात करें जामसाई, तो आदिवासी महिलाओं की साड़ी होती है जामसाई। आदिवासी महिलाओं की प्रसिद्ध साड़ी जामसाई है। फड़का मराठी अंदाज में पहनी गई साड़ी। मराठी महिलाएं, महाराष्ट्र वाली महिलाएं जो साड़ी पहनती है उसी अंदाज में अगर यहां पर जो पहनी जाती है तो उस साड़ी को कहा जाता है फड़का। यह थी वेशभूषा दोस्तों, जो कक्षा 6 के स्टैंडर्ड के अनुसार हम देख रहे हैं। बहुत अधिक इसके अंदर मैंने मेरी तरफ से ऐड किया है किताबों से, लेकिन कक्षा 6 में तो बहुत कम दिया गया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए अधिक से अधिक आपको नॉलेज हो, और नेक्स्ट स्टैंडर्ड जैसे हम क्लास 7th में जाएंगे, क्लास 8th में जाएंगे, वैसे वैसे इनकी जानकारी बढ़ती जाएगी। दूसरी इसके अंदर हमारा टॉपिक आता है मनोरंजन के साधन दोस्तों। सिंपल सा टॉपिक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, यहां से आज तक क्वेश्चन देखने को भी नहीं मिला है। देखिए, बच्चे के गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुक्का छिपी, कंचे का खेल आदि खेलते हैं। बच्चे हैं जो राजस्थान के अंदर गुल्ली डंडा, एक तो डंडा ले लेते हैं और एक छोटी सी गिल्ली ले लेते हैं और फिर उसको मारते हुए खेलते हैं। सितोलिया 7 गोल पत्थरों को ऊपर चिन दिया जाता है इस प्रकार, फिर जो है गेंद के द्वारा इनको गिराया जाता है और वापस जो गिराता है वो इनको क्या करता है? वापस इसी प्रकार से जचाता है। लुक्का छिपी, कंचे का खेल आदि खेलते हैं। चौसर चौपड़ कपड़े पर बनी बिसात पर चर मर नर छारी जमीन पर बनाकर खेलते हैं दोस्तों। अन्य समुदाय में मनोरंजन हेतु सपेरे, कालबेलिए, मदारी, पतंगबाजी आदि खेल है जो खेले जाते हैं। लोक नाट्य शैली में हेला, गौरी, तमाशा, तुर्रा कलंगी, सवांग, ये क्या है? नौटंकियां है दोस्तों। ये है मनोरंजन के साधन जिनके द्वारा राजस्थान के लोग मनोरंजन करते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं तो हमारे आते हैं त्योहार। इंपॉर्टेंट चीज त्योहार। राजस्थान में होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, तीज, गणगौर, अष्टमी, अक्षय तृतीया आदि त्योहार है जो मनाए जाते हैं। एक एक त्योहार के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान के अंदर कौन कौन से त्योहार है जो मनाए जाते हैं। प्रमुख त्योहारों में चलते हैं तो सबसे पहले हमारे आता है गुड़ला दोस्तों। देखिए, चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। मारवाड़ अंचल में कुंवारी कन्याएं सिर पर छिद्र युक्त मटके में दीपक लेकर गांव में घूमती है और गुड़ला त्योहार है जो मनाती है दोस्तों। दूसरा आता है आका तीज या अक्षय तृतीया। यह आता है वैशाख शुक्ल तृतीया को। मित्रों, राजस्थान में जो सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं वो आका तीज के दिन ही होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है। और राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं? आका तीज के दिन। यह क्वेश्चन बहुत एग्जामों में अब तक आ भी चुका है। नेक्स्ट है रक्षाबंधन। श्रावण महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है राजस्थान में। और जो श्रावण पूर्णिमा है इसको नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट त्योहारों की ओर। नेक्स्ट है हमारा बड़ी तीज। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है दोस्तों। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कहां पर लगता है गोगा नवमी का मेला? गोगा मेडी के अंदर, हनुमानगढ़ में। करवा
कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली किस दिन मनाई जाती है? कार्तिक अमावस्या को दीपावली है जो मनाई जाती है दोस्तों। मकर संक्रांति, रोटी सास को मनाना, पतंग उड़ाना, यह कार्य मकर संक्रांति पे किया जाता है। जनवरी में 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है दोस्तों। बात करें होली की तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली को मनाया जाता है। किस दिन? फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को। तीज किस दिन मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को दोस्तों। बात करें गणगौर की, चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है और गणगौर के दिन शिव व पार्वती की पूजा है जो की जाती है। अब मित्रों त्योहारों से जो क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन दे दिया गोगा नवमी मनाई जाती है और 4 ऑप्शन दे देंगे जिसके अंदर यही रहेगा कि कौन सा ऑप्शन सही हो। तो आपको याद रखने हैं ये थे प्रमुख त्योहार। प्रमुख त्योहारों से आगे चलते हैं तो आते हैं प्रमुख मेले दोस्तों। देखते हैं कौन कौन से मेले हैं जो राजस्थान में प्रसिद्ध है। पहला है आपका पुष्कर मेला, 1 नंबर पे आ रहा है पुष्कर मेला। कहां पर भरता है? पुष्कर अजमेर के अंदर, अजमेर से 11 किलोमीटर दूर है पुष्कर, वहां पर पुष्कर मेला भरता है। कब भरता है ये? कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक। वैसे कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन विशाल मेला भरता है, लेकिन कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक ये रेगुलर भरता है दोस्तों। जो पुष्कर मेला है उसका कालबेलिया नृत्य आकर्षण का केंद्र है। यह क्वेश्चन भी आता है, पुष्कर मेले का आकर्षण का केंद्र है क्या है? कालबेलिया नृत्य। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर में मंदिर किनका है? ब्रह्मा जी का मंदिर है दोस्तों। पहला मेला हो गया। दूसरे मंदिर में चलिए, दूसरा मेला है हमारा केला देवी का मेला। केला देवी का मेला करौली जिले के अंदर भरता है। अब आप कक्षा 6 की बात करेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा सवाई माधोपुर, जबकि वो गलत है मित्रों, करौली के अंदर भरता है। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक ये मेला भरता है मित्रों। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक केला देवी का मेला भरता है। मुख्य मेला किस दिन भरता है? चैत्र शुक्ला अष्टमी को। चैत्र शुक्ला अष्टमी को केला देवी का जो मेला भरता है उसको लक्की मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्की मेला कहा जाता है कहां पर केला देवी का मंदिर? कालीसील नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत पर मंदिर है। कालीसील नदी के किनारे करौली जिले में त्रिकुट पर्वत पर यह मंदिर है दोस्तों। अब देखिए, भगत है जो केला देवी के मेले में लांगूरिया गीत गाते हुए गुटकन नृत्य करते हैं। केला देवी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? गुटकन नृत्य केला देवी के भक्तों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट मेले की ओर चलते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा बाणगंगा मेला। बाणगंगा मेला कहां पर लगता है? बेराट जयपुर के अंदर। भगवान बुद्ध की पूजा करने के लिए वैशाख पूर्णिमा को यहां पर क्या है? विशाल मेला है जो भरता है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट मेले की ओर। नेक्स्ट है श्री महावीर जी का मेला। श्री महावीर जी का मेला यह कहां पर लगता है? आपके करौली के अंदर। देखिए, चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्णा द्वितीया तक यह मेला भरता है दोस्तों। चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्णा द्वितीया तक ये जो है आपका कौन सा? महावीर जी का मेला लगता है। देखिए कहां पर? गंभीर नदी के किनारे हिंडोन तहसील के चांदन गांव में दिगंबर जैन संप्रदाय का प्रमुख स्थान है जहां पर यह मेला लगता है। तो क्वेश्चन यह आएगा, महावीर जी का मेला लगता है किस नदी के किनारे? गंभीर नदी के किनारे। अब यहां पे देखिए मित्रों, महावीर जी है यहां 24वें तीर्थकर है महावीर स्वामी की लाल रंग की क्या है? प्रतिमा है दोस्तों। चांदन गांव के अंदर दिगंबर जैन संप्रदाय का जो स्थान है वहां पर 24वें तीर्थकर जैनों के महावीर स्वामी, उनकी लाल रंग की क्या है? प्रतिमा है दोस्तों। नेक्स्ट मेले में चलिए, नेक्स्ट आ गया दशहरा मेला। दशहरा मेला कहां पर लगता है? कोटा के दशहरा ग्राउंड के अंदर दोस्तों। देखिए, कोटा के महाराव
दुर्जन साल सिंह के शासनकाल में 1729 से 1756 ईस्वी में दशहरा पर्व के प्रमाण है जो हमें मिले हैं दोस्तों। आगे देखिए, महाराव उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल 1889 से 1940 में इस मेले को अत्यंत आकर्षक बनाने की क्या हुई, शुरुआत हुई दोस्तों। लगता किस दिन है, आश्विन शुक्ला दशमी, दशहरे के दिन, आश्विन शुक्ला दशमी के दिन दशहरा मेला है जो लगता है दोस्तों। नेक्स्ट मेले की ओर चलिए। नेक्स्ट मेला आता है हमारे हरियाली अमावस्या का मेला। यह कहां पर लगता है, उदयपुर के अंदर हरियाली अमावस्या का मेला लगता है। शुरुआत किसने की मित्रों, महाराणा फतेह सिंह ने इसकी शुरुआत की। कब, 1899 ईस्वी के अंदर दोस्तों। हिंदू समाज के लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मनाते हैं। सावन की शुरुआत के तौर पर इसको मनाया जाता है। कब लगता है, श्रावण मास में हरियाली अमावस्या को, श्रावण महीने में हरियाली अमावस्या आती है, उस दिन हरियाली अमावस्या का मेला उदयपुर के अंदर लगता है दोस्तों। नेक्स्ट मेले की ओर चलिए। नेक्स्ट मेला आता है हमारा बेणेश्वर मेला। अब देखिए बेणेश्वर मेला कहां पर लग रहा है, डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर जिले के नवाटापुरा गांव के समीप, डूंगरपुर जिले का गांव है नवाटापुरा, उसके समीप सोममाही और जाकम नदियों का जहां पर संगम होता है वहां पर बेणेश्वर मेला लगता है। किस दिन, माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर मेला है जो लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आएंगे, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, बेणेश्वर मेला है। इसको वागड़ का पुष्कर, वागड़ का कुंभ या आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बेणेश्वर मेले को। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है, इसको क्या क्या कहा जाता है, वागड़ का पुष्कर कहते हैं, वागड़ का कुंभ कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ के नाम से इसको जाना जाता है। सोममाही जाकम नदियों के संगम पर कौन सा मेला लगता है, बेणेश्वर मेला लगता है दोस्तों। आगे चलिए, आगे आता है 8 नंबर पर खाटू श्याम जी का मेला। कहां लगता है, खाटू सीकर, खाटू श्याम जी जगह है, गांव है, वहां पर लगता है सीकर में। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक, 10वीं से द्वादशी तक एकादशी को यह विशाल मेला है जो खाटू श्याम जी का लगता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे मेला आता है बाबा रामदेव जी का मेला। कहां लगता है, जैसलमेर के अंदर। बाबा रामदेव जी का मेला कहां पर लगता है, जैसलमेर में। देखिए भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, बाबारी बीज जिसको जाना जाता है, उससे लेकर एकादशी तक ये रुणीचा, जिसको हम रामदेवरा बोलते हैं, वहां पर लगता है। पोखरण के समीप रुणीचा नामक स्थान पर, रुणीचा रामदेवरा के अंदर बाबा रामदेव जी का जो मेला है वो लगता है। तेरे ताली नृत्य मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है यहां पे। ये इंपॉर्टेंट चीज है मित्रों, आपके इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सा जो नृत्य है बाबा रामदेव जी का मेले का जो है क्या आपके आकर्षण का केंद्र रहता है, कौन सा रहता है, वापस देख लेना, तेरे ताली का नृत्य। अब क्वेश्चन बन गया, तेरे ताली का नृत्य किस जो पंथ की महिलाएं हैं वो करती है, कामड़िया पंथ की महिलाएं। कामड़िया पंथ की शुरुआत रामदेव जी ने की थी, तो उस पंथ की महिलाओं के द्वारा तेरे ताली नृत्य वहां पर किया जाता है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट मेले की बात करें तो आता है करणी माता का मेला। करणी माता का मेला लगता है बीकानेर के अंदर। कब लगता है, साल में 2 बार लगता है। चैत्र व आश्विन महीनों के अंदर जो नवरात्रे आते हैं, चैत्र और आश्विन महीनों के नवरात्रों के अंदर करणी माता का मेला बीकानेर देशनोक के अंदर लगता है। देशनोक बीकानेर में लगता है। चारण जाति की क्या है, करणी माता कुल देवी है दोस्तों। आगे चलिए, 11वां मेला किनका है, ये तो उर्स है 11 नंबर पे। उर्स है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। किस महीने में, मुस्लिम महीने होते हैं उनमें रजब माह की 1 से 6 तारीख तक, रजब महीने की 1 से 6 तारीख तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है। अजमेर में इनकी दरगाह पर, कहां पर लगता है, अजमेर में जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, वहां पर लगता है। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहां पर मजार
किसके द्वारा? भीलवाड़ा का गोरी परिवार है वो चढ़ाता है दोस्तों। इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को किस नाम से जाना जाता है? गरीब नवाज के नाम से। ख्वाजा चिश्ती ईरान से भारत आए थे, इंपॉर्टेंट चीज है, यह चीज लिखी हुई है आपकी कक्षा 6 की बुक में। ईरान से भारत आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दोस्तों। ये मुख्य मेले जो आपकी किताब में थे, यहां से 6 ही मेले दिए हुए थे, लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट मेले थे वो ऐड कर दिए। अब अन्य मेले देख लेते हैं हम थोड़े से, कौन कौन से हैं जो आपके अन्य मेले मुख्य रहेंगे। जीण माता का मेला रेवासा गांव सीकर में लगता है, किस दिन? चैत्र और आश्विन नवरात्रा का। जीण माता और करणी माता, ये इन दोनों के साल में 2 बार मेले लगते हैं, चैत्र और आश्विन की नवरात्राओं में दोस्तों। कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत बीकानेर के अंदर, किस दिन? कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर के अंदर लगता है। तेजाजी का मेला पर्वतसर नागौर के अंदर भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजा दशमी के दिन पर्वतसर नागौर के अंदर तेजाजी का मेला है जो लगता है दोस्तों। पाबूजी का मेला फड़ोदी, यहां पे फड़ोदी है, फड़ोदी के कोलू गांव है, फड़ोदी का कोलू गांव जो फड़ोदी है जोधपुर में, वहां पर लगता है चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला दोस्तों। डिग्गी कल्याण जी का मेला डिग्गी टोंक में लगता है। जो ये डिग्गी मालपुरा है ना, डिग्गी जगह है ना मित्रों, ये जयपुर से लगभग 75 किलोमीटर दूर है, टोंक जिले में पड़ती है ये। सावन की अमावस्या, वैशाख की पूर्णिमा, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, तो एक तो श्रावण महीने की अमावस्या है, वैशाख की पूर्णिमा है और भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन डिग्गी कल्याण जी का जो मेला है वो बढ़ता है दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, आगे है चोटिला पीर का उर्स है चोटिला गांव पाली के अंदर। कार्तिक कृष्णा एकम व दूज को, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की एकम व दूज को ये लगता है। नेक्स्ट मेला देखिए, नेक्स्ट है हमारा मातृकुंडिया मेला कहां पर लगता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, किस दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन यह मेला है जो आपका लगता है। सीताबाड़ी का मेला, यह इंपॉर्टेंट रहेगा, सीताबाड़ी का मेला सीताबाड़ी बारा के अंदर लगता है, किस दिन? ज्येष्ठ महीने की अमावस्या के दिन, ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को। गणेश जी का मेला लगता है रणथंभौर सवाई माधोपुर में, कब? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, चतुर्थी है गणेश जी का। आगे देखिए चंद्रभागा मेला लगता है जालरापाटन झालावाड़ के अंदर, जालरापाटन झालावाड़ में चंद्रभागा मेला, पशु मेला भी है ये, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। गणगौर का भी मेला बढ़ता है जयपुर और उदयपुर के अंदर, चैत्र शुक्ला तीज को, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तीज को गणगौर का मेला है जो बढ़ता है दोस्तों। तो ये थे राजस्थान के जो मुख्य मेले हैं वो दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे आते हैं हमारे लोक देवता व संत, प्रमुख लोक देवता व संत। देखिए सामाजिक एवं धार्मिक कारणों से राजस्थान में लोक देवताओं का क्या हुआ? उदय हुआ, जिन्होंने समाज के लिए, धर्म के लिए अच्छा काम किया, गायों की रक्षा की, आगे उनका क्या हो गया? वो लोक देवताओं के रूप में पूजे जाने लगे दोस्तों। ये सभी सांप्रदायिक सद्भाव के क्या है? प्रणेता है दोस्तों। मित्रों वैसे तो राजस्थान में बहुत सारे लोक देवता, लेकिन 5 लोक देवताओं को क्या कहा जाता है? 5 पीर प्रमुख है। राजस्थान में लोक देवताओं में 5 पीर है जो प्रमुख है। कौन कौन से हैं? गोगा जी है, रामदेव जी है, पाबू जी है, हड़बू जी है और मेया जी है। और सबसे इंपॉर्टेंट लोक देवताओं की अगर हम बात करते हैं तो यही क्वेश्चन बनता है, निम्न में से पंचपीर में शामिल नहीं है, 3 इनमें से रहेंगे, 1 अलग रहेगा। तो गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी, मांगलिया, ये 5 है दोस्तों। अब एक एक के बारे में देखते हैं कौन कौन से लोक देवता आपकी कक्षा 6 में। पहला आता है मित्रों हमारे गोगा जी। देखिए मित्रों गोगा जी के बारे में, जन्म इनका हुआ था 1003 ईस्वी में। कहां पर? ददरेवा गांव चूरू के अंदर, ददरेवा गांव है चूरू में, वहां पर गोगा जी का जन्म 1003 ईस्वी में हुआ। आगे देखिए
भाद्रपद करसन नवमी, भाद्रपद करसन नवमी जिसको गोगा नवमी कहते हैं, को गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में गोगा जी का विशाल मेला है जो भरता है। इनके अलावा इनका प्रसिद्ध मेला कहां पर है? गोगा जी की ओल्डी सांचौर पाली के अंदर। गोगा मेड़ी के अलावा भी इनका जो प्रसिद्ध मेला है गोगा जी की ओल्डी जो सांचौर पाली में है वहां पर भरता है। इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो देखिए, गोगा राखड़ी किसान हल जोतने से पूर्व हल और हाली को 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी है जो बांधता है, आगे फसल है वो अच्छी पैदावार दे इसके लिए। महमूद गजनवी के विरुद्ध इन्होंने क्या किया था? युद्ध किया था, और युद्ध करने के कारण गजनवी ने इनको गोगा जी को क्या कहा था? जहार पीर कहा था। जहार पीर का अर्थ क्या होता है? साक्षात देवता। किसने कहा? महमूद गजनवी ने। यह है गोगा जी। गोगा जी से आगे चलते हैं तो आते हैं हमारे रामदेव जी मित्रों। रामदेव जी का जन्म हुआ 1352 ईस्वी में उड़ू गांव, उड़ू काश्मीर गांव है बाड़मेर के अंदर, वहां पर दोस्तों। जन्म तिथि देखिए भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया जिसको हम बाबारी बीज कहते हैं। क्वेश्चन यह आ गया सीधा कि बाबारी बीज किस तिथि को कहा जाता है, नीचे ऑप्शन में दी हुई हो तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक मेला भी इनका लगता है। इनके गुरु थे बालीनाथ, इनकी घोड़ी का नाम क्या था? लीला था दोस्तों। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रुणीचा यानी रामदेवरा में विशाल मेला भरता है दोस्तों। रामदेव जी है, इनको मुस्लिम भक्त रामसा पीर के रूप में पूजते हैं, रामसा पीर के रूप में मानते हैं या पूजते हैं मुस्लिम भक्त दोस्तों। मेले में 13 ताली नृत्य है जो आकर्षण का केंद्र रहता है, और कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा यह नृत्य है जो किया जाता है, और कामड़िया पंथ की शुरुआत बाबा रामदेव जी ने ही की थी दोस्तों। अब थोड़ी सी रामदेव जी के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। रामदेव जी के जो प्रतीक चिन्ह है उनको क्या कहा जाता है? पगलिया कहा जाता है। रामदेव जी के प्रतीक चिन्हों को पगलिया कहा जाता है। जो यात्री होते हैं इनके उनको जातरू कहते हैं। इनकी दवजा को नेजा कहा जाता है, और नेजा 5 रंगों की होती है मित्रों। इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। जो रामदेव जी के मेघवाल भगत है उनको रीखिया कहा जाता है। इनके भजन क्या कहलाते हैं? ब्यावले। और इनकी जो चमत्कारी घटनाएं उनको क्या कहते हैं? पर्चा देना कहते हैं दोस्तों। ये थे हमारे रामदेव जी। रामदेव जी से आगे चलते हैं तो आते हैं पाबू जी। पाबू पंचपीर पढ़ रहे हैं, पंचपीरों के बारे में ही है। इन्हें ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबू जी है ये आराध्य देव है रायका रेबारी जाति के, और उनके द्वारा इनको ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है दोस्तों। कहावत यह है कि मारवाड़ के अंदर सबसे पहले ऊंट कौन लेकर आए थे? पाबू जी लेकर आए थे, इसी वजह से इनको ऊंटों का देवता कहा जाता है। पाबू जी का जन्म हुआ था कोलूमंड गांव फड़ोदी जोधपुर के अंदर। कोलूमंड गांव में इनका क्या हुआ है? जन्म। तो वहां पर भी इनका क्या बढ़ता है? विशाल मेला। इनकी घोड़ी है केसर कालपी, देवल चारणी से ली थी केसर कालपी। मुख्य मंदिर इनका है कोलूमंड में, जहां चैत्र अमावस्या को लगता है विशाल मेला। तो पाबू जी का मेला कोलूमंड गांव फड़ोदी में चैत्र अमावस्या को लगता है। रायका या रेबारी जाति के क्या है? ये आराध्य देव है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारे लोक देवता आते हैं हड़बू जी। हड़बू जी का जन्म कहां पर हुआ है? बुड़ेल गांव नागौर के अंदर। हड़बू जी का जन्म कहां पर हुआ है? बुड़ेल गांव नागौर के अंदर। रामदेव जी के हड़बू जी क्या थे? मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बू जी, और हड़बू जी है वो शकुन शास्त्र के क्या थे? ज्ञाता। और 7 से अधिक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। शगुन शास्त्र के ज्ञाता कौन से लोक देवता है? हड़बू जी है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट लोक देवता की ओर। नेक्स्ट आते हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया का जो मुख्य मंदिर है वो है बापिणी जोधपुर के अंदर। बापिणी जोधपुर के अंदर मेहाजी मांगलिया का जो जन्म है वो पंवार क्षेत्रीय परिवार में हुआ था, लेकिन इनका जो लालन पालन है वो ननियाल में हुआ था, और ननियाल वालों की गोत्र थी मांगलिया। इसी वजह से उन्होंने भी अपनी जो गोत्र है वो मेहाजी पंवार की जगह मांगलिया की, और मेहाजी मांगलिया के नाम से ही ये प्रसिद्ध हुए। मेहाजी मांगलिया का जो घोड़ा है वो है किरण काबरा। क्या नाम है? किरण
काबरा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लोक देवता आते हैं हमारे तेजाजी दोस्तों। तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ है? खरनाल गांव नागौर के अंदर तेजाजी का जन्म हुआ है, खरनाल नागौर में। इनकी गोड़ी थी लीलन और सिनगारी। सिनगारी से लास्ट बार एग्जाम में देखा था मैंने क्वेश्चन, तो सिनगारी भी याद रखना है। लीलन नाम था, सिनगारी भी के नाम से भी जानते हैं। तेजाजी के उपनाम देखिए, काला बाला का देवता, काला व बाला का देवता, सांपों का देवता। इंपॉर्टेंट है ये नाम, नामों से भी क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आपको मिल सकते हैं, इसलिए याद रखने। इनको धोलिया वीर भी कहा जाता है, कृषि उपकारक देवता के रूप में भी इनको पूजा जाता है, सांपों का देवता भी इनको कहा जाता है। सांपों का देवता, तो सांप ने कहां पर डसा था? सेंद्रिया ब्यावर अजमेर के अंदर तेजाजी को सांप ने डसा था। और मृत्यु कहां पर हुई थी इनकी? मृत्यु हुई थी सुरसरा गांव, जो किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है, वहां पर दोस्तों। तेजाजी मुख्य अजमेर जिले के लोक देवता है। मुख्य रूप से तेजाजी को किस जिले में पूजा जाता है? अजमेर के अंदर। इनका जो मेला है वो परबतसर नागौर के अंदर लगता है। परबतसर नागौर में इनका भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी के दिन विशाल मेला भरता है दोस्तों। पशु मेला है जो आज की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। तेजाजी की क्रम स्थली, यह क्वेश्चन भी आया हुआ है, बासी दुगारी बूंदी है दोस्तों। बासी दुगारी बूंदी दोस्तों। आगे देखिए तेजाजी के बारे में, सहरिया जनजाति के आराध्य देव तेजाजी है। जो सहरिया जनजाति है उसके आराध्य देव है तेजाजी। तेजाजी का जो गीत होता है उसको कहा जाता है तेजा टेर। क्या कहा जाता है? तेजा टेर। तेजाजी का बोपा क्या कहलाता है? गोडला कहलाता है। तेजाजी का बोपा गोडला कहलाता है दोस्तों। ये थे तेजाजी। तेजाजी से आगे चलते हैं तो आती है हमारे संत मीराबाई। मीराबाई के बारे में देखिए, जन्म हुआ कुड़की गांव मेड़ता, कुड़की गांव मेड़ता के अंदर। इनका गुरु थे रेदास। मीराबाई के गुरु कौन थे? रेदास। इनके पति थे भोजराज, जो राणा सांगा के पुत्र थे। सिसोदिया शासक राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज। संप्रदाय था इनका दासी संप्रदाय। दासी संप्रदाय की मीराबाई ने क्या की थी? स्थापना की थी। और मीराबाई को राजस्थान की राधा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। मीराबाई से आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे संत आते हैं दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म हुआ था अहमदाबाद के अंदर, गुजरात अहमदाबाद में 1544 ईस्वी के अंदर। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से इन्होंने की थी भेंट या मुलाकात दोस्तों। दादू दयाल ने जो संप्रदाय की स्थापना की वो है दादू संप्रदाय, जिसकी प्रधान पीठ है नारायणा गांव के अंदर। और 1603 ईस्वी में नारायणा जो जयपुर में आता है वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे जो आप अपनी गाइडें पढ़ते हैं वहां पर इनकी जीवित समाधि के बारे में है, जबकि क्लास 6 में मृत्यु के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट संत की ओर चलते हैं तो आते हैं जाम्बोजी दोस्तों। जाम्बोजी, जाम्बोजी का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को 1508 ईस्वी के अंदर। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी 1508 ईस्वी को जाम्बोजी का जन्म हुआ था। कहां पर? पीपासर नागौर के अंदर। यह क्वेश्चन भी आ सकता है। पीपासर नागौर में जाम्बोजी का जन्म हुआ था। जाम्बोजी का वास्तविक नाम था धनराज। क्या नाम था जाम्बोजी का वास्तविक नाम? धनराज था। जाम्बोजी ने विश्नोई संप्रदाय का प्रतिपादन किया, यानी जाम्बोजी है जो विश्नोई संप्रदाय के क्या है? प्रवर्तक है दोस्तों। और विश्नोई संप्रदाय के जो भक्त हैं वो पर्यावरण प्रेमी होते हैं, चाहे वन्य पशु हो या चाहे वन हो, इनके क्या करते हैं? वो रक्षा करते हैं दोस्तों। जाम्बोजी ने अपने अनुयायियों के लिए 29 नियम बताए। कितने? 29 नियम। आगे चलिए, नेक्स्ट संत आते हैं हमारे जसनाथ जी। देखिए, जसनाथ जी का जन्म हुआ था 1482 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर के अंदर। जसनाथ जी का जन्म कहां पर हुआ है? कतरियासर बीकानेर के अंदर 1482 में। जसनाथ जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ थे। राजस्थान के सबसे कम उम्र के संत है जसनाथ जी। राजस्थान में सबसे कम उम्र के संत है कौन है मित्रों? जसनाथ जी है। आगे देखिए, जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक है जसनाती, जिसकी प्रधान पीठ कहां पर है? कतरियासर बीकानेर में इनकी प्रधान पीठ है। मित्रों, जो जसनाती संप्रदाय है, जसनाती संप्रदाय के जो क्या है, जो भक्त है
वो दधकते हुए जो अंगारे होते हैं, गर्म अंगारे, उनके ऊपर है जो नृत्य करना, इनकी प्रमुख कला मान लो आप, या इनकी ये मान लो कि नृत्य करना ही इनकी कला है दोस्तों। जसनाथ जी के उपदेश सिंबुदड़ा व कोंडा ग्रंथों में संग्रहित है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने लिखा नहीं। सिंबुदड़ा व कोंडा जो ग्रंथ है उनके अंदर जसनाथ जी के जो क्या उपदेश संग्रहित है दोस्तों। ये थे राजस्थान के लोक देवता व संत क्लास 6 के अनुसार। आगे चलते हैं तो आती है हमारी हस्तकला। नॉर्मल सी जानकारी दी गई है लेकिन जानकारी तो हमें देनी है। चलिए मित्रों, हस्तकला के बारे में देखते हैं। तो हस्तकला, हाथ की कला, जिसके अंदर सबसे पहले आती है काष्ठ कला। होती क्या है काष्ठ कला? इसमें लकड़ी से विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। तो लकड़ी की से विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाना ही क्या है? काष्ठ कला है। मुख्य के अंदर है काष्ठ कला का, वो है बस्सी, चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ में बस्सी दोस्तों। लकड़ी से निर्मित खिलौनों व कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने व कठपुतलियों के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। लकड़ी की मूर्तियों के लिए जेठाना डूंगरपुर प्रसिद्ध है। जेठाना जगह है डूंगरपुर में, वो लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी के फर्नीचर के लिए शेखावाटी व बीकानेर प्रसिद्ध है। तो अलग अलग है। यानी काष्ठ कला का जो मुख्य केंद्र है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ है। खिलौनों व कठपुतलियों के लिए उदयपुर, मूर्तियों के लिए जेठाना, फर्नीचर के लिए शेखावाटी व बीकानेर प्रसिद्ध है। और लकड़ी से विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाना ही काष्ठ कला है। आगे चलिए मूर्तिकला। मूर्तिकला में राजस्थान राज्य संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है मित्रों। राजस्थान राज्य संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है और जयपुर संगमरमर मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यानी जयपुर के अंदर संगमरमर की मूर्तियां हैं, उनकी क्या की जाती है? बनाई जाती है। आगे आती है नक्काशी। पत्थर, धातु, लकड़ी आदि पर खोदकर किया जाने वाला कार्य नक्काशी कहलाता है। चाहे पत्थर हो, चाहे धातु हो, चाहे लकड़ी हो, अगर उनको खोदकर उन पर कोई मूर्ति बनाई जाए या कोई कलात्मक कार्य किया जाए तो उसको क्या कहेंगे? हम नक्काशी कहेंगे दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारा टेराकोटा। क्या है? टेराकोटा। मिट्टी से मूर्तियां व विभिन्न सजावटी वस्तुएं तैयार कर पकाना ही टेराकोटा है। मिट्टी की मूर्तियां हो या मिट्टी कोई सजावटी सामान हो, उसको बनाएं फिर उसको पकाएं, तो इसको क्या कहते हैं? टेराकोटा विधि कहते हैं दोस्तों। नाथद्वारा के समीप एक गांव है मोलेला, वो टेराकोटा की मूर्तियों के लिए क्या है? यह सजावटी सामान जो क्या है मिट्टी के होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। अलवर व बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं बनाई जाती है। कहां पर? अलवर व बाड़मेर के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट हमारी आती है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री है चीनी मिट्टी के सफेद बर्तन पर किए नीले रंग को ही ब्लू पोट्री कहा जाता है। चीनी मिट्टी आती है, उसका जो सफेद बर्तन होता है उस पर नीले रंग से कलात्मक चित्रकारी करना ही क्या है? ब्लू पोट्री। लाख का काम। लाख का काम जयपुर व जोधपुर लाख के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। लाख की चूड़ियां आपने देखी होगी, उसी प्रकार लाख के आभूषण भी आते हैं बहुत प्रकार के, इसके लिए जयपुर और जोधपुर प्रसिद्ध है। आभूषणों में देखिए, कांच पर बारीक सोने की नक्काशी थेवा कला कहलाती है। अगर कांच पर आपको पुराने गड्ढू के अंदर आप देखते हैं ना, कांच के ऊपर सोने की नक्काशी, उसी को कहा जाता है थेवा कला। और इस थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध कौन है? प्रतापगढ़। मूल्यवान पत्थरों को त्रासने का काम जयपुर में किया जाता है। मूल्यवान जो पत्थर होते हैं उनको त्रासने का काम जयपुर के अंदर किया जाता है दोस्तों। आगे चलिए, कपड़े पर छपाई की अगर हम बात करें तो कपड़े पर छपाई बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, कालाडेरा, पाली व बस्सी, इन जगहों पर कपड़े पर छपाई का काम है जो किया जाता है। कसीदाकारी व गोटाकारी। कसीदों में मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कसीदा के अंदर तो क्या किया जाता है? मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। गोटा जो आप देखते हैं ओढ़नी के ऊपर दिया जाता है उसको गोटा कहते हैं। कई जगहों पर कपड़ों को तरह तरह से काटकर कपड़ों को सिल दिया जाता है, इसे पेचवर्क कहते हैं। यानी कि कपड़ों को अलग डिजाइन से बना हुआ कपड़ा उसको अलग डिजाइन से काटेंगे, वापस उसकी सिलाई करेंगे, नई डिजाइन कपड़े पे बनाएंगे, इसी को कहा जाता है पेचवर्क। और इसी के साथ आपकी ये क्लास होती है कंप्लीट दोस्तों। तो राजस्थान की आज की ये क्लास, राजस्थान
अध्ययन की जो ये क्लास है कक्षा 6 के अध्याय नंबर 10 की कैसी लगी आपको। एक बार सभी साथी क्लास छोड़ने से पहले कमेंट कर दें और कमेंट करने के बाद अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। इसी प्रकार नेक्स्ट डे से हम क्लास है जो 7 का अध्याय है वो शुरू करेंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।